प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सर्वप्रथम अपने इतिहास पे चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक के जो शुरुआती 3 अध्याय हैं, जो 3 यूनिट हैं, वह भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। वह भारतीय इतिहास से संबंधित है। इसीलिए सर्वप्रथम, क्योंकि आगामी दिनों में हमें भारतीय इतिहास से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में ही पढ़ना है, तो सर्वप्रथम हमें इतिहास से संबंधित मूल व बेसिक जानकारी यहाँ ले लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास है, इसको हम आसानी से सहजता से पढ़ सके, समझ सकें, इसके लिए सर्वप्रथम भारतीय इतिहास का जो अनेक भागों में वर्गीकरण किया गया है, प्रमुखतः 3 भागों में, उस पे अपने चर्चा करेंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ आप ये जानते हो कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास इति प्लस है प्लस हाथ से मिलके बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित में हुआ होगा, या अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है, जो वह इतिहास है। इसी वजह से प्यारे बच्चों, हम यहाँ भारतीय इतिहास को भी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ पाएं, सहजता से समझ पाएं, इसके लिए ये जरूरी है कि भारतीय इतिहास को हम वर्गीकरण करके 3 वर्गों में बांट के इसे समझें। तो प्यारे बच्चों, जब भारतीय इतिहास की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रमुखतः 3 वर्ग हैं। कौन सा? पहला तो हुआ प्यारे बच्चों प्राचीन काल, प्राचीन काल का भारतीय इतिहास। दूसरा अपने कह सकते हैं मध्यकाल का इतिहास, और तीसरा प्यारे बच्चों आधुनिक काल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। अब बड़ा आसान है ये प्यारे बच्चों, जो ये मैं वर्गीकरण बता रहा हूं, आपकी 10th की जो पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं। हालांकि इतिहास का वर्गीकरण स्रोतों के आधार पर या अनेक और सब पार्ट आगे कई और डिवाइड कर रखे हैं, लेकिन क्योंकि हम कक्षा 10 की विषय सामग्री पढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो बिल्कुल आसान तरीके से भारतीय इतिहास को बांट रखा है, उसी संदर्भ में यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, भारतीय इतिहास की शुरुआत प्राचीन काल से हम करते हैं। तो शुरुआत में यानी कि प्राचीन काल के अंतर्गत यहाँ हम संक्षिप्त ये भी देखेंगे कि कौन सी घटनाएं इसमें आती हैं, कौन सी घटनाएं हम इसमें पढ़ेंगे, मध्यकाल के अंतर्गत कौन सी घटनाएं हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत कौन सी है। इसका प्यारे बच्चों एक और फायदा जो होगा, जो आपको एक लाभ होने वाला है, जो बच्चे हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि सर इतिहास को पढ़ने में जो सन याद करने में दिक्कत आती है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें उसमें हेल्प मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन काल के इतिहास में हम बात अगर करें तो प्रारंभ से लेके प्रारंभ भाव मानव ने जब जन्म लिया, मानव ने विकास किया, उसी दौर से हम कह सकते हैं। तो प्रारंभ से वैसे तो प्राचीन काल का इतिहास शुरू हो रहा है भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो, लेकिन प्रमुखतः हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम हम प्राचीन काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। कक्षा 9th में आप सिंधु या वैदिक सभ्यता या सभ्यताओं के संदर्भ में क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हो, इसीलिए वैदिक सभ्यता, क्योंकि वैदिक सभ्यता को भी हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक 2 भागों में बांट सकते हैं। फिर वैदिक काल ही है, या जो वैदिक सभ्यता है, इस सभ्यता के बाद जो समय आता है वो आता है महाजनपदों का, महाजनपद काल, जिसमें प्रमुखतः हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्थिति, और इनमें किन महाजनपदों में गणतंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, अनेक बातों पे अपने चर्चा करते हैं। अब इन महाजनपदों में क्योंकि एक जनपद ऐसा था जो शक्तिशाली था, जो मगध साम्राज्य की जब हम बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों इसी यानी कि प्राचीन काल में हम
मगध साम्राज्य की अगर बात चर्चा करते हैं, खासकर उत्तर भारत में विशेषकर मगध के साम्राज्य को ही ज्यादा लागू किया गया। तो मगध पर जो अनेक वंश हुए हैं, जैसे हर्यक वंश से लेके हर्यक वंश है ना, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, इसी प्रकार क्रम से मौर्य वंश है, फिर चलता है। इसी प्रकार हम यानी कि क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रमुखतः मौर्य या गुप्त वंश की बात आई है, मौर्य वंश या गुप्त वंश की बात आई है, तो हम प्रमुखतः इन वंशों के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी वंश है, सातवाहन वंश है, शुंग वंश है, अनेक जो वंश है उनके संदर्भ में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ से, या अगर सिंधु घाटी सभ्यता का एक हम जो प्रमाणिक काल मानते हैं कि 2300 ईसा पूर्व से लेके, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का एक काल माना जाता है 1750 ईसा पूर्व तक का, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि 2300 ईसा पूर्व से या ईसा पूर्व से लेके हम गुर्जर प्रतिहारों का भी इसी के अंतर्गत, प्राचीन काल के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। गुर्जर प्रतिहार है जो, इसके अलावा दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि 1200 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से लेके या प्रारंभ से लेके, सभ्यता के प्रारंभ से लेके 1200 ईस्वी तक का जो काल है वह प्राचीन काल कहलाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और यहां ये जो मैंने डिवाइड जो किया है, इसका एक उद्देश्य और क्या है, जो आपके प्यारे बच्चों 3 लेसन है, शुरुआती 3 अध्याय है। पहला जो अध्याय है जिसका नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लेके 1206 ईस्वी तक, यानी कि पहला जो आपका लेसन है, पहला पाठ है, वो प्राचीन काल से ही संबंधित है। नंबर 1 बात। अब प्यारे बच्चों आगे हम चर्चा करते हैं मध्यकाल की। जब हम प्यारे बच्चों मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल का जो समय है वो माना जाता है 1206 से लेके 1757 तक का। अब 1700 देखो, मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंग 1757 यहां लिखा है, हालांकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है। 1707 तक भी हम मानते हैं, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब शक्तिशाली अंतिम मुगल बादशाह वही माना जाता है, इसलिए 1707 तक भी लिख देते हैं। लेकिन हमने यहां आधार बनाया है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और आपके दिया भी हुआ है प्लासी का युद्ध, जो अंग्रेजों का भारत में पहला महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। सो हमने यहाँ पे 1707 ईस्वी तक का काल है, जो कब से लेके 1206 से 1707, ये क्या कहलाता है, मध्यकाल। क्योंकि मध्यकाल ही एक ऐसा काल है, इसको आगे 2 और भागों में बांटा जा चुका है, इसको भी आगे 2 और भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे एक तो प्यारे बच्चों सल्तनत काल, और एक इसी में हम बात कर सकते हैं मुगल काल, यानी कि मुगल काल। मध्यकाल को आगे प्यारे बच्चों हमने 2 और वर्गों में, सब वर्गों में डिवाइड कर दिया। सल्तनत काल के अंतर्गत जो दिल्ली की राजगद्दी पे जो सुल्तान बैठते थे, क्योंकि वो सुल्तान की पदवी से बैठते थे, खलीफा की अधीनता स्वीकार करते थे, इसी वजह से ये काल अलग रखा गया सल्तनत काल, जिसमें हम प्रमुख रूप से 5 राजवंशों का जिक्र करते हैं। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद व लोदी। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि 1206 से लेके 1526 तक का जो काल है प्यारे बच्चों, ये तो है भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। और 1526 से लेके 1757 तक का जो काल है, ये मुगल काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रथम मुगल बादशाह जो बाबर है, बाबर से लेके औरंगजेब तक मान लो, चाहे 1707 तक, या क्योंकि मैंने यहाँ प्लासी के युद्ध को आधार बना के 1757 लिखा है। हालांकि अंतिम मुगल जो बादशाह है वो तो बहादुर शाह द्वितीय है, जो 1857 की क्रांति के समय भी रहेगा, वो अलग बात है। खैर इस पे आगे अपने चर्चा करेंगे। ये सारी की सारी विषय सामग्री आपकी पाठ्य पुस्तक में है। हाँ, बली है वो कम, थोड़ा थोड़ा ही चाहे उनके बारे जानकारी दी गई है, कम जानकारी है, लेकिन दीन सभी के बारे में गई है। तो हम यहाँ इतिहास पे एक झलक भी हम देख पाएंगे, एक झलक में ही हम भारतीय इतिहास को देख पाएंगे।
अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों 1757 से लेके 1947 तक का जो काल है ये आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इसको भी आगे कई वर्गों में आप बांट सकते हो घटनाओं के संदर्भ में, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों 1757 से लेके 1857 तक का काल, क्योंकि इसमें हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, या इसी के अंतर्गत जो, क्योंकि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में हालांकि आ गई थी, लेकिन उसके बाद भारत में उसने किस प्रकार व्यापार के बाद सत्ता ही कायम कर ली और भारत में अनेक यहाँ पे अपने एक्ट भी चलाए, है ना, 1773 से शुरुआत करके, और इस प्रकार आगे और हम बात करते हैं। तो दो भागों में बांटना चाहे तो इसको भी आगे बांट सकते हैं, 1757 से लेकर 1857 तक का काल। इसमें प्रमुखतः जो 1857 की क्रांति की जिक्र आ जाएगा, और शुरुआती जो अंग्रेजों ने यहाँ पे व्यापारिक अपनी कंपनियां स्थापित की उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और फिर 1857 से लेके 1947 तक का काल, इसके अंतर्गत हम चाहे तो किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ें, किसान आंदोलन, और इन किसान आंदोलनों के अंतर्गत हम राजस्थान के किसान आंदोलनों को भी पढ़ते हैं। यहाँ भी मुगल काल में भी हम राजस्थान से संबंधित इतिहास भी पढ़ेंगे, वो सारी चर्चा आगे हम करते रहेंगे। वापस यही आ रहा हूं, 1857 से 1957 के अंतर्गत हम कौन सी घटनाएं प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जैसे किसान आंदोलन हो गए, महात्मा गांधी का जो हम जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का जो काल मानते हैं वो सारा पढ़ते हैं, या जो प्रमुख रूप से अंग्रेजों ने एक्ट बनाए 1909 का, 1919 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके अलावा जो असहयोग आंदोलन है, या जितने आंदोलन हुए, दांडी मार्च है, रोलेट एक्ट है, या हमारे क्रांतिकारियों की जो अनेक गतिविधियां भारत को आजाद कराने में किस प्रकार क्रांतिकारियों ने अपना सहयोग दिया, अनेक बातों पे अनेक विषय अनेक घटनाएं हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये एक झलक इसलिए पेश की आपको, ये भारतीय इतिहास, अगर आप ये 10 मिनट का लेक्चर अगर आप शुरुआत में समझते हो तो मेरा ये मानना है कि आप इतिहास की विषय सामग्री का 10% यही समझ जाओगे। अगर ये आपके दिमाग में रहता है तो आपको काफी सहायता मिलेगी सनों को भी याद करने में। हमें पता लगेगा कि प्राचीन काल का तो समय है ही कहां से, ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक का काल, ये घटनाएं प्राचीन काल से ही संबंधित है। 1206 से लेकर 1757 तक की घटनाएं मध्यकाल के दौरान पढ़ी जाती हैं। हम इसमें मुगल काल के शासकों के बारे में पढ़ते हैं, वह सल्तनत काल के जो सुल्तान हुए उनके बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद की घटनाएं आधुनिक काल के अंतर्गत आती है, चाहे राष्ट्रवादी आंदोलन है, चाहे किसान आंदोलन है, या अनेकों और भी घटनाएं हैं। तो इसका एक फायदा यह भी हुआ कि जो बच्चे बिल्कुल कई बार पूछ रहे होते हैं मध्यकाल के संदर्भ में प्रश्न, और बच्चा बता रहा होता है, सन लिख रहा होता है आधुनिक काल का, कम से कम इतना तो अंतर करना हमें आ ही जाएगा। सो प्यारे बच्चों एक बार आप इतना समझे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्रथम अध्याय की, जिसमें हम स्वर्णिम भारत की चर्चा करेंगे, और शुरुआत में जो आपके बिंदु दे रखा है महाजनपद काल, वह मौर्य काल, आगे गुप्त काल आदि, इन पे अपने चर्चा करेंगे। सो यहां तक याद करें। धन्यवाद।